हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएनपी एनालिसिस में। ये आज के दिन यानी कि 17 सितंबर 2022 को हुआ यूपीएससी जीएस पेपर 1 2022 वाला है, जिसमें निश्चित रूप से हमको हिस्ट्री वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। पेपर जो है वो 250 नंबर का है, यानी कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन हैं इसमें, और इसमें 15-15 नंबर के क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के 100 नंबर, 15 क्वेश्चन 10 नंबर के 150 नंबर, टोटल पेपर हो जाएगा आपका 250 नंबर का। और इसमें मज़े की बात यह है कि आपको जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 150 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है, और जो 15 नंबर का होगा उसका आपको 250 शब्दों में उसका आंसर आपको लिखना है। ये इसकी मज़ेदार बात है। देख लेते हैं पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मज़ेदार है। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दिस डेज, यानी कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। देखो, उस टाइम के जो मंदिर थे है ना, उसमें आपको बताना है कि हंटिंग वाला जो सीन है वो कैसे थे। ठीक है, हंटिंग वाले सीन के उसमें जो किंग वाले सीन है वो कैसे थे, है ना, किंग वाले सीन बहुत बने थे उस समय। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बतानी है इससे रिलेट करके कि वहाँ पे आपका जो मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर था वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स, यानी कि आर्मी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की में इंडियन सोल्जर्स ही होते थे, विद कंसिस्टेंटली अगेंस्ट मोर नंबरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ इंडियन रूलर्स। लेकिन जो इंडियन रूलर्स आर्मी होती थी उनसे वो बेहतर तरीके से जीत जाते थे, ऐसा क्यों? तो ये जो रीज़न है ये हम डिस्कस करते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जैसे कि फंड हो जाता है। ठीक है, साइंटिफिक जो एक फ्रंटियर है वो हो जाता है यहाँ पे, है ना, टीपू सुल्तान ने बाद में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, साइंटिफिक फ्रंटियर। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखोगे तो जो एक इंग्लिश किंगडम में मोनार्की जो सिस्टम था, यानी कि भाई जो उसका रूलर है, जो उसका सेनापति है वो खुद से रूल कर देगा, तो ये सारे पॉइंट इसमें ऐड करने थे। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। वाई देयर वाज ए सडन स्पर्ट इन फेमिन्स इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी, ऐसा क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के मध्य है उसमें इतने सारे एक तरह से फेमिन यानी कि सूखा जो है वो आने लगी, अकाल बढ़ने लगा औपनिवेशिक भारत में। तो निश्चित रूप से ये जो बात करता है ये आपके 1757 के आसपास की, 1750 के आसपास की बात करता है। उसके रीजन्स लिख देने हमें, और ये बर्ड रिलेटेड रीजन्स होंगे, ये बर्ड रिलेटेड रीजन्स होंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह आपको सारा देखते हुए देखना है। और एक और चीज़ इसमें इंडिया की स्पेशली अगर बात करोगे आप 1757 में, तो आप देखोगे कि 1757 की जो क्रांति है वो भी कहीं ना कहीं इस पर भी उसका एक पॉइंट था कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, और अकाल भी पड़ने लगा था, सूखा भी पड़ने लगी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक, निश्चित रूप से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि क्या है। देखो आप एक और चीज़ देख लेना, हिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, 1 2 3 यानी कि 60 नंबर, सॉरी 1 2 3 30 नंबर के हिस्ट्री के क्वेश्चन अभी हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी का है, प्योर ज्योग्राफी का, जीसी लॉन्ग में मिल जाएगा। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज, कलर कोडेड वेदर वार्निंग जो दी जाती है साइक्लोन, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपको जीसी लॉन्ग और अदर बुक्स में मिल जाएगा। डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल फॉर डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। तो डेक्कन ट्रैप आपको पता है कि जो डेक्कन ट्रैप होता है उसमें आपको संसाधन संभावना जो है उनका यूज करने की क्या आप पोटेंशियल है वो आपको दिखाना है। ठीक है, और स्पेशली आपको यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना था कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम क्या क्या इसमें क्रिएट कर सकते हैं। Explain the potential of wind energy in India and explain the reason for their limited spatial spread। जब भी आपको विंड एनर्जी की बात करनी है तो यहाँ पे दो विंड एनर्जी की बात करनी थी, एक तो ऑफशोर विंड एनर्जी और एक ऑनशोर विंड एनर्जी, यानी कि एक समुद्र के अंदर जो प्लांट लगाते हैं, एक समुद्र के बाहर जो प्लांट लगाते हैं। आपको बताना था ये गुजरात, तमिलनाडु इन जैसे एरियाज में बहुत ज़्यादा होती है, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको इससे रिलेट करके करना था। ठीक है, लिमिटेड रीजन्स क्या थे, निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी वगैरह वो जो है वो सारी लिमिटेड चीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, ये था ज्योग्राफी का, यानी कि ज्योग्राफी के आपके क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4। ठीक है, ज्योग्राफी के 40 नंबर के क्वेश्चन है ना, अभी 10 नंबर वालों में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निश्चित रूप से जो सोसाइटी वाला जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हो गया है। एक्सप्लोर एंड एवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप।
वर्क फ्रॉम होम का फैमिली रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ा, ठीक है, घर से जो काम करे थे, इसके आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों तरह से एक तरह से लिखने थे, क्योंकि इम्पैक्ट पूछे इसने, ठीक है। पॉजिटिव ये है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन नेगेटिव इसके ये हो जाएंगे कि भाई आपको जो एक माइंड सेट होता है वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुका था, ठीक है। एक जो चिड़चिड़ापन वाली जो प्रॉब्लम आती है, मेंटेलिटी वाली प्रॉब्लम, वो भी कहीं चेंज हो चुकी थी। 9 क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है, हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटीज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टायर 2 सिटीज कौन से होते हैं। रिलेटेड टू राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास क्या है, एम्फेसिस ऑन द करंट कल्चर ऑफ कंजप्शन, तीन चीज लिखनी है आपको, ठीक है। टायर 2, न्यू मिडिल क्लास और कल्चर ऑफ कंजप्शन, तो निश्चित रूप से सोसाइटी का क्वेश्चन है, ठीक है। टायर 2 से आपको इसे रिलेट करना है। जब भी आप न्यू मिडिल क्लास की बात करोगे तो जो उसका कंजप्शन है, जैसे कि उसका जॉब कंजप्शन हो गया, या उसकी सप्लाई जो है खाने वाली सप्लाई है, फूड सप्लाई जो उसके लिए, ठीक है, फूड कंजप्शन जो है उसके लिए, है ना, उसके लिए डाटा कंजप्शन जो है, ठीक है। और अगर उसके बाद मैं बात करूँ तो उसके लिए एजुकेशन, हेल्थ कंजप्शन, ये सारी जो कंजप्शन वाली चीज़ें हैं उस पर आपको कुछ ना कुछ ऐड करके लिखना था। Given the diversities among the tribal communities in India, in which specific context should they be considered as single category? ट्राइबल कम्युनिटीज इतनी सारी हैं अपने इंडिया में, ठीक है, जैसे कि गोंड हो गई, ठीक है, बिरसा हो गई, मुंडा हो गई, ये सारी जो है ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ठीक है। इन ट्राइबल पेरियार हो गई, सॉरी, ये जो भी बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इनके बारे में हमको लिखना था। क्या वो सिंगल कैटेगरी कही जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक ट्राइबल जो कम्युनिटी है ना उसकी अपनी अलग पहचान होती है, उसकी अपनी अलग पहचान होती है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उनको एक तरह की विविधताओं से देखते हुए उनके लिए हमने जो वो मतलब क्या बनाते हैं, वो जो शेड्यूल 5 बनाया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं यहाँ पे, है ना, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 जो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज हैज़ बीन ए कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी, डिस्कस विद एग्जाम्पल। मिड 19th सेंचुरी का मतलब है आपको 1850 से ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, है ना, आप देखोगे कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन कैसे चेंज हुआ, जैसे कि बंगाल जो विभाजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, ठीक है, बंगाल विभाजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे लिए जो बाकी स्टेट्स हैं फिर वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर डिवाइड होने लगे थे, जैसे दिल्ली है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोलकाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको लिखनी थी, कैसे कैसे वो चेंज होते रहे हैं। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो सबसे लास्ट में तेलंगाना हुआ था, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे ऐड करनी थी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्त पीरियड एंड चोल पीरियड इंडियन हेरिटेज कल्चर। भारतीय परंपरा संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। इंपॉर्टेंट है भाई, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन में देखोगे तो वहाँ भी गुप्त जो काल है उससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्री में बड़े आसानी से मिल जाता है। और वो क्वेश्चन ऐसा ही था कि जो गुप्त पीरियड है उसका कुछ कल्चर में क्या रिलेशन है, बिहार की कल्चर में क्या रिलेशन है, आपको ध्यान होगा, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉयन एंड बुल फिगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है इस बार, है ना, इसी बोलते हैं यूपीएससी, ठीक है, ये कुछ भी क्वेश्चन आपको बना के दे देगी, ठीक है। तो लॉयन और बुल फिगर को आपको एक्सप्लेन करना था। अब ये एक्सप्लेनेशन जो आपके किसी भी आधार पे हो सकती है, ठीक है। लॉयन यानी कि हम जब दहाड़ेंगे अगर हमारे पास कुछ आएगा, ठीक है, और अगर आप इसमें बुल की तुलना किसी से करना चाहें तो एक तरह से शांति के प्रतीक है, ठीक है, लेकिन जब आपको कोई गुस्सा आएगा तो निश्चित रूप से आप हो सकता है हमला भी कर दें, ठीक है, आपकी संस्कृति पे हमला नहीं होने देंगे आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जो है 13 से रिलेट कर सकते थे, अपने अलग अलग व्यूज रहेंगे सबके। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट। निश्चित रूप से इसमें ओशियन करंट का जो फैक्टर है वो सारे आपको डिस्कस करने थे, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटलिटी, ये जो सारे फैक्टर होते हैं हमको ये डिस्कस करने थे, कॉन्टिनेंटलिटी हो गया, ठीक है, विंड्स हो गया, है ना, इस टाइप के जो सारे फैक्टर हैं वो हम डिस्कस कर सकते थे। और रोल ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में फिशिंग के ऊपर एक मत्स्य संपदा योजना भी आई थी, अगर इंडिया के कल्चर में आप ध्यान दोगे, है ना, मत्स्य संपदा योजना, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये वहीं से उठा के इन्होंने यहाँ पे दे दिया, और ये न्यूज़ में भी बहुत रहा था, विजन आईएएस की मैगजीन में ये चीज़ आपको मिल जाएगी।
Describe the distribution of rubber producing country, indicate the major environment issue faced by them। यानी कि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, देखो रबर के बारे में हर बार प्री में क्वेश्चन आता था, ठीक है। इस बार उन्होंने वो क्वेश्चन मेंस में डाल दिया। तब वो कौन कौन से देश में होती है वो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन देना था, है ना। और उनका जो मेजर एनवायरनमेंट इशू है, निश्चित रूप से इशू क्या हो जाता है, जैसे वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, जैसे फ्लड वाला इशू हो जाता है, या फिर जो सूखा वाला इशू है वो भी हो जाता है यहाँ पे, है ना। ड्राइनेस जो इशू है वो भी हो जाता है, एरिडिटी जिसे बोलते हो आप, है ना। तो ये सारी जो इशू है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करने थे। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट एंड इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। सर इसे आप जब ही कर पाते जब आपको स्ट्रेट और इस्थमस का एक डिफरेंस पता हो, ठीक है। अगर डिफरेंस नहीं पता तो निश्चित रूप से क्वेश्चन जो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। मीनिंग दोनों का एक होता है लगभग स्ट्रेट और इस्थमस का मीनिंग जो है, मतलब जो इनकी एक ज्योग्राफिकल मीनिंग है वो एक ही होता है, लेकिन इनके बड़े और छोटे का अंतर हो जाता है, बड़े और छोटे का, और प्लस उससे जो बोलते हैं किसका ओनरशिप का अंतर इसमें हो जाता है। तो निश्चित रूप से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर में जो है ये एक जो स्ट्रेट हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रोपोस्फेयर इज ए वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर लेयर दैट डिटरमाइंस द वेदर प्रोसेस। जो ट्रोपोस्फेयर है वो बहुत सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर है, डिटरमाइन करती है वेदर प्रोसेस को। आपको यहाँ पे दिखाना था कि जो ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, उसमें ही ओशियन होता है, उसमें ही कॉन्टिनेंट होता है ना, उसमें ही आपके क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, उसमें ही आपके, अगर मैं और बात करूँ तो जो हीट बजट है वो भी कहीं ना कहीं इसी टाइप में होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं सारी, तो ये आपको सारी चीज़ें दिखानी थी। एनालाइज द साइलेंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी, कास्ट रिलीजन एंड रीजन एंड रिलीजन, ठीक है। आपको सेक्ट बताना था, उसमें आपको बताना था कि भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। अब आप एक चीज़ देखो, आपका अगर कोई कास्ट है, आपका कोई रीजन है, आपका कोई रिलीजन है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक फॉर्म में ले लेता है। और जो सेक्ट है, जैसे कि गोरखपंथी हम सेक्ट पढ़ते हैं, है ना, ये एक सेक्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो हम रामकृष्ण मिशन वाली जो सेक्ट पढ़ते हैं वो सेक्ट हो गई। तो इस आपको डिफरेंस बताना था, डिफरेंस तो नहीं, आपको समानांतर बताना था कि इन दोनों की विशेषताएं क्या है आपस में। तो निश्चित रूप से आपको दिखाना था कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी है, मेंटेलिटी एक हो जाती है लोगों की, है ना। इस चीज़ की जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे शायद डिस्क्राइब करनी थी, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस पेपर की तो केएनपी एनालिसिस में अपने टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको पीडीएफ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, है ना। आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म, यानी कि सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता की एलिमेंट्स इन मेकिंग इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो इंडियन सेक्युलरिज्म जो है, इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो हमारा वैल्यूज पे ज़्यादा डिपेंड है, ना कि प्रोसेस पे, प्रोसीजर पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो निश्चित रूप से चाइना, रसिया, जो बाकी अदर कंट्रीज हैं उनके सेक्युलरिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो वैल्यूज पे डिपेंड है, और निश्चित रूप से जो वैल्यूज हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लूरलिज्म, तो इंपॉर्टेंट था ये आपको दिखाना था कि इंडियन सेक्युलरिज्म वैल्यूज पे कैसे डिपेंड है, ठीक है। बात कर लेते हैं लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20, एलुडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन ए वर्ल्ड ऑफ स्केल रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। आपको यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी दो चीज़ें ऐड करनी थी, ठीक है। अब आप जब ग्लोबलाइजेशन ऐड कर लोगे, ग्लोबलाइजेशन में फिर न्यू टेक्नोलॉजी ऐड कर लोगे, तो आप एक और चीज़ देखोगे, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बहुत सारे फूड ऐसे होंगे, ठीक है, बहुत सारे आपके जो डाटा या जो आप मैं बोल दूँ नेट रिसोर्सेज ऐसे होंगे, बहुत सारे आपके क्रॉप्स ऐसी होंगी, ठीक है, बहुत सारे आपकी जेनेटिक थिंग्स ऐसी होंगी, है ना। ये जो सारी चीज़ें इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारे पास रिसोर्स कम होने के बावजूद भी हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया को आत्मनिर्भर भारत जो है वो बना सकते हैं। और एक और मजे की बात, लिख रहे हैं हम ग्लोबलाइजेशन लिखेंगे लेकिन हम आत्मनिर्भर भारत, तो शायद कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें आराम से हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो चीज़ें हैं वो जैसे अभी एक स्विफ्ट टेक्नोलॉजी थी, वो भी आप ग्लोबलाइजेशन, और स्विफ्ट तो नहीं, खैर बैंकिंग हो जाएगा उसमें, रिसोर्सेज से क्या मतलब, ठीक है। तो आप दिखा सकते हो यूरोनियम रिलेटेड टेक्नोलॉजी, है ना, जो आपकी माइनिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था आज का पेपर, और मुझे नहीं लगता कि पेपर हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे इसने ज़्यादा फोकस नहीं दिया। मतलब पिछली बार तो भाई 110 नंबर का आया था हिस्ट्री जो है ना। इस बार तो इन्होंने ये 30 नंबर में निपटा दी, ये 40 नंबर में निपटा दी, बाकी जो है फिर वो कहीं ना कहीं सोसाइटी ही हो गया, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पे 40 में नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है थोड़ा
थोड़ा सा, है ना। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन ये भी ऐड कर दिया है यहाँ पे इन्होंने। तो पेपर मॉडरेट लेवल का था, आप ये नहीं कहोगे कि भाई पेपर का कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दिया इन्होंने, है ना। और अगर प्रैक्टिस है तो निश्चित रूप से आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, और आप सभी को आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो वो KNP एनालिसिस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इस चैनल पे पॉलिटी की लगातार क्लासेस आती हैं, ठीक है। तो आप उन क्लासेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।